आप देख रहे हैं कि पीर इंडिया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारी नजर चैनल इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। सईद सेठ साहब, अनीस पहलवान साहब, फिरोज पहलवान साहब, रियाज कुरैशी साहब, यासीन कुरैशी साहब, अब्दुल्ला भाई, अयूब पहलवान, ऐसे तमाम ही जिम्मेदारान जो है, ये यहाँ पर मैं नाम लेने से नहीं नाम ले पा रहा हूँ, ऐसे तमाम ही जिम्मेदारान ने इस जमात को संभालने का काम किया, जमात की खिदमत करने का काम किया और आज भी आप लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि यहाँ मैं सुन रहा था तमाम ही जिम्मेदारान की बातों को, तकरीर को, तो सब एक बात जरूर यहाँ पर आकर माइक पर बोल रहे थे कि पहली मर्तबा यहाँ पर इत्तेहाद नजर आ रहा है, पहली मर्तबा सर जोड़कर हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे इलेक्शन से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप इसी बहाने कम से कम आप तमाम ही लोगों के अंदर इत्तेहाद आया और एक साथ एक जगह आप लोग जमा हुए, और वो भी इसके लिए कि जमात के हर वो शख्स, जमात का गरीब हो, जमात का अमीर हो, या जो पीछे की लाइन में खड़ा हुआ जो शख्स है उसके इंजीनियर बने। सब माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो आप लोग यहां मौजूद नहीं रहते हुए वहीं जमात खाने के अंदर आप लोग एक स्टडी सेंटर भी कायम करें, वहां अच्छे टीचर लगाए और बिरादरी के जो बच्चे और बच्चियां हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग उनकी रहनुमाई करें, वो बच्चों को ट्यूशन अच्छी क्लासेस लगवाइए, वो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करिए। और उसी के साथ साथ आप एक एजुकेशन अदारा भी डाल सकते हैं, आप प्राइमरी स्कूल की भी बुनियाद रख सकते हो, आप हाई स्कूल की भी बुनियाद रख सकते हो, आप लोग अलग अलग कोर्सेज के तालीमी अदारे भी डाल सकते हो। इस ताल्लुक से भी आप लोगों को एक लायमल बनाना पड़ेगा, जिम्मेदारी सौंपना पड़ेगा। कमेटी नौजवानों की जो तालीम याफ्ता नौजवान बिरादरी में उनको आगे लाकर उनकी कमेटी बनाकर उनको काम सौंपना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी दो और तमाम ही जिम्मेदारान जो है वो उनकी सरपरस्ती करे, ताकि आप सरपरस्ती करोगे तो वो अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे, आप उनको मशवरा दो और उनको आगे बढ़ाओ। ये मेरा अपना मशवरा रहेगा। और मैं सिर्फ इलेक्शन तक मैं बात नहीं कर रहा हूं आपसे। इंशाअल्लाह अगर हम अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, आप लोगों की मदद रही, शहर की अवाम चाहा, तो आप लोग इत्मीनान रखो। आप सिर्फ सोचो कि मुझे ये क्लास शुरू करना, हमको ट्यूशन क्लास, आप फिक्र क्यों करते हो? आपको क्लासरूम बनाना मैं तैयार हूं ना, आपको थोड़ी पैसा देना है, आपको स्कूल डालना है, मंजूरी लेना है, आप प्रपोजल दाखिल करिए, मंजूरी हम मंत्रालय से ला कर देंगे। आपका साना बसाना मैं खड़ा रहूंगा और मेरी अपनी जो सोच है वो सोच मेरी हमेशा ये सोच रही है कि हमारे कौम के बच्चे, हमारे मुसलमान बच्चे वो तालीम के अंदर आगे बढ़े। इस मुल्क के अंदर अगर हमको आगे बढ़ना है, फिरका परस्तों से मुकाबला करना है, तो सिर्फ एक रास्ता मुझे नजर आता है, वो है कि हमारे बच्चों के अंदर हमको तालीम देना पड़ेगा, उनको आला तालीम तक ले जाना पड़ेगा, उनको अच्छे अच्छे आला तालीम दिलाकर आला ओहदों पर बैठाना पड़ेगा, जब भी हम उनसे जीत सकते हैं। दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये तमाम ही चीजें जो करेंगे आप लोग, जो भी लाएमल आप लोग तैयार करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, मैं आप लोगों के साथ साना बसाना खड़ा रहूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का करम है। आप लोग देखिए कि शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, 10 महीने हुए। मैं चाहता था और कुछ
उनके नाम से शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने नूरबाग के अंदर मैंने एक स्टडी सेंटर नीट क्लास शुरू करने का फैसला किया और 3 करोड़ रुपए के फंड से मैं एक आला दर्जे का एक नीट सेंटर बना रहा हूं, जो मालेगांव शहर में ऐसा नहीं होगा। पूरा एसी होगा, फर्नीचर होगा, क्लास रूम होगा, स्टाफ रूम होगा, लड़कियों के लिए एक अलग, लड़कों के लिए अलग, इस तरीके का बना रहा हूं। मेरा मकसद यही है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम लोग एडमिशन देने वाले, कोई रुपया पैसा कमाना नहीं है, मकसद है आगे बढ़ना बच्चों को। तो मेरी हमेशा सोच तालीम के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहा है। आप लोग भी तालीम के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, आगे बढ़िए। दूसरी बात, जो सलाटर की बात हुई कि जो कॉन्ट्रैक्ट कारपोरेशन ने निकाला है, बहरहाल उसके ऊपर हम लोग दोनों बिरादरी के जिम्मेदारान यहां बैठे हैं। खानदेश बिरादरी के भी जिम्मेदारान है, अल हिंद कुरैश जमात के भी जिम्मेदारान है। इलेक्शन के बाद हम लोग सर जोड़कर बैठते हैं, कानूनी क्या हम लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एग्रीमेंट कब खत्म होगा, क्या होगा, नया टेंडर निकालने वाली है कारपोरेशन, नहीं निकालने वाली, उसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा, लाएमल तैयार करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम इलेक्शन बाद हम लोग सर जोड़कर बैठ के उसके अंदर हम लोग बात करके जो भी फैसला इत्तेफाक राय से होगा हम लोग उसके अंदर आगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा। हमारे जो धंधा व्यापार है कुरैश जमात का, बहुत रिस्की धंधा है और सही मानों में ये मुसलमानों, ये हमारे शहर के अंदर मस्जिद और मीनारों का शहर, ये मुसलमानों की बस्ती है मालेगांव शहर। सही मानों में आप लोग खिदमत करते हो, आप लोग रिस्क लेते हैं, बाहर गांव से माल लाते हैं, गौ रक्षा वालों से मुकाबला आप लोग करते हैं, पुलिस से भी मुकाबला आप लोगों का होता है। आप माल मालेगांव लाते हो, आप कानूनी तौर पर स्लैटरिंग करते हो, कानूनी तौर पर आप लोग यहां पर गाड़ियां लगाते हो और आवाम की खिदमत करते हो और बीफ आप लोग फरोख्त करते हो। ये शहर की खिदमत आप लोग करते हो। लेकिन आप लोग ये बात को मानेंगे, मैं भी मानता हूं और हम लोग भी देखते हैं कि 2014 से लेकर आज तक गौ रक्षा समिति का जो आतंक बढ़ता जा रहा है, जो दादागिरी बढ़ती जा रही है, वो आप लोगों के सामने। आप चाहे नवाबपुर से माल लाओ, चाहे धुलिया रास्ते से लाओ, 40 गांव रास्ते से लाओ, मनमाल रास्ते से लाओ, कहीं से भी तुम माल लाओ, गौ रक्षा समिति वाले हर जगह के आप लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं, नौजवानों को मारने का काम करते हैं, गाड़ी का टायर पंचर कर, भान के मार, तरह तरह की मुसीबतें आप लोग उठाते हो। ये तमाम ही चीज हमारे शहर के एमएलए साहब को आवाज उठाना चाहिए था। मुझे बताओ आप, एक मर्तबा बताना, एक वीडियो इन्होंने बताना कि मेरे शहर के कुरैश जमात के लोगों के साथ में मॉब लिंचिंग हुई, गौ रक्षा वालों ने मॉब लिंचिंग किए, गाड़ी रोका, उनको मारा, उनको भान के मारा गया। एक बताना कि उन्होंने असेंबली के अंदर आवाज उठाई क्या? मुझे बताओ, असेंबली हाउस ऐसा होता है कि वहां पर अपने शहर के मसाइल, कौम के मसाइल, एक एमएलए की जिम्मेदारी है वहां जाकर आवाज उठाए। और जब वहां आवाज उठाएंगे तो पुलिस पर प्रेशर आता है, डिपार्टमेंट पे प्रेशर आता है और डिपार्टमेंट फिर गौ रक्षा वालों को सबक सिखाएंगे। अब एमएलए अगर वहां कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ बोलेंगे ही नहीं, ना पुलिस पे दबाव होगा, ना गौ रक्षा वालों पे दबाव होगा। ये जिम्मेदारी उनकी अपनी थी, लेकिन उन्होंने निभाया नहीं। आप लोग 5 साल का जायजा ले लीजिए। तो मुझे बताना, एक वीडियो लाकर बताना असेंबली की, शेख आसिफ को जेल में भेजो, ये वीडियो तो आ गई। गौ रक्षा वालों को जेल में भेजो, ये वीडियो ही हमने देखा। देखेंगे आप लोग, उनकी जिम्मेदारी थी। अभी बकरीद का त्योहार था,
मार्केट के अंदर माल खरीदा गया? मुझे बताइए आप लोग। वहां पर गौ रक्षा वालों ने पूरा घेर लिया, एहतजाज किया। एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी वहां जाते, मार्केट में बैठते, मार्केट के उनके बात किए क्या? मार्केट भी हुकूमत के अंडर चलती है। जो बॉडी बैठती है वो भी इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक मार्केट चलती है। महाराष्ट्र हुकूमत के अंडर में वो मार्केट चलती है। एमएलए की जिम्मेदारी थी जाके मार्केट में बैठते, मार्केट के ऑफिसर को बुलाते कि यहां बाजार कानून के मुताबिक लगता, शेतकरी कानून के मुताबिक माल बेचता है और माल हम लोग लाइसेंस वाले खरीदते हैं। जाकर वहां पर नुमाइंदगी की जरूरत थी, नुमाइंदगी करना चाहिए था। ये तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, वहां गए नहीं। और जो एक दो लोग गए उन्होंने काम बिगाड़ दिया। कुछ लीडर जो आज असेंबली लड़ रहे वो वहां जाकर बैठ गए, चालू यूट्यूब वाले ले जाकर वहां बयानबाजी किए, वीडियो वायरल हो गई। ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना कि बकरीद के वास्ते माल खरीदे हमने। अरे हमने तो पालने के वास्ते खरीदे थे, इन्होंने बोल दिया कुर्बानी का है, बेवकूफी की है। लेकिन एमएलए की जिम्मेदारी थी कि वहां जाके माल छुड़वा के देते। मेरी मालूमात है कि आज तक माल नहीं छूटा, बाहर नहीं निकला। ये किसकी जिम्मेदारियां हैं? कि वक्त के एमएलए की जिम्मेदारियां होती है। तो आप लोगों को सोचना है, आपके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये तमाम ही चीजें एक अच्छा, ताकतवर, मजबूत नुमाइंदा, दमदार नुमाइंदे की आज जरूरत है। अब मुझे बताओ कि एक किसान भाई झोड़गे से माल ला रहा था, सैयद होटल के पास वक्त के मंत्री दादा भूसे साहब, गाड़ी वटेक करके उसके आगे गाड़ी लगाई गई। मंत्री ने खुद मारे ड्राइवर को, किसान को। ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? वो जो ड्राइवर थे, जो किसान थे, वो मुसलमान थे झोड़गे के। अगर मंत्री हाथ किसी पे उठाते हैं तो गौ रक्षा वाले को क्या हिम्मत नहीं आएगी? इसका जवाबदार कौन आवाज उठाएगा? एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी, आवाज उठाना था, मंत्री साहब के खिलाफ बोलना चाहिए था, गौ रक्षा के खिलाफ बोलना चाहिए था। उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। आप देखिए कि रमजान के दो साल से हम लोग देख रहे हैं, सिरपुर से रथ आ रहे, पहले 50-60 लोग सीधा से जाते थे। 2 साल से ये हो रहा है। ठीक है, वो बरसा बरस से जा रहे, जाना चाहिए पुरअमन तरीके से, हमने तो हमेशा कोई तकलीफ हो ही नहीं उनको। लेकिन 2 साल से मंत्री का लड़का वहां पर 40 गांव फाटे पे रथ को रोका जा रहा है। हजारों हिंदू भाई इधर से लेकर जा रहे हैं उनको साथ। रमजान महीना है, अफ्तार का वक्त है, तरावी की नमाज चल रही है और रथ यहां से 10,000 15,000 का मजमा जाता है। मुसलमानों के खिलाफ बोलते जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी गई मोबाइल की, कोई आवाज नहीं उठाई गई। मंत्री के खिलाफ बोले नहीं आज के एमएलए साहब। कौन नुमाइंदगी करेगा? एमएलए की जिम्मेदारियां क्या है? रोड गटर बनाना तो कोई मेंबर की नहीं, वो तो मेंबर भी बना लेता है, कारपोरेटर भी बनाता है। एमएलए की ये जिम्मेदारियां हैं। एमएलए पूरे शहर का होता है और कोई गैर कानूनी चीज हो रही है तो आवाज उठाना चाहिए, डिपार्टमेंट के पास जाकर बैठना चाहिए। आवामी नुमाइंदा है, यहां बात नहीं सुनी जा रही, असेंबली में आवाज उठाओ, कोई आवाज नहीं उठाई गई। चलो, मेरा आज एमएलए साहब को चैलेंज है, आज एमएलए साहब को चैलेंज है, ऐलान करना इन्होंने कि दादा भूसे के खिलाफ वोट दो। रमजानपुरे के, दरे गांव के, मालदह के मुसलमानों ने दादा भूसे के खिलाफ वोट करना, बता, करो ऐलान।
बीजेपी के साथ है ना दादा भूसे साहब, अलायंस है, पैक्ट है, गठबंधन है उनका। करना चाहिए, समक्षेर के लोगों को बोलना चाहिए दादा भूसे को गिरा दो। इलेक्शन की पेटी बंद हो जाएंगी, ये बोलेंगे ही नहीं, मुझे को मालूम है। उसके लिए हिम्मत लगती, मुझको जरा मौका मिला तो जाने वाला मैं जलसा लेने वहां पर। तो लड़ना पड़ता है, एक पॉलिसी बनाना पड़ता है, एक सोच लेकर सियासत में रहना पड़ता है। मैनेज राजकारण नहीं चलता। तो ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है, आप लोगों को सोचने की जरूरत है। मंत्री की वजह से माल का फायदा हुआ, 5 साल मेडिटर थे, एक मर्तबा भी नहीं है बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ, एक मर्तबा भी खिलाफ में वोट नहीं दिया इन्होंने। बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई। सरकार बनती है ना तो पहले स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर के चुनाव में भी ये गैर जानिबदार नहीं, गैर हाजिर रहे, हाउस में नहीं गए, मदद की। सरकार जब अक्सरियत साबित करती है वजीर आला, तो जब वहां असेंबली हाउस में खड़े रह के माइक होता है, वहां भी सबको मौका मिलता है। सरकार के खिलाफ वहां तकरीर करना चाहिए था, अपनी बात रखना चाहिए था, और सरकार के खिलाफ हम हैं और वोट खिलाफ करेंगे ऐसा ऐलान करना चाहिए था। वो गैर जारीदार रहे, हाउस में नहीं थे। इमरान प्रताप बड़ी जब राज्यसभा का मेंबर बना, उस वक्त तो 3-4 राज्यसभा के मेंबर बने, उस वक्त भी इन्होंने बीजेपी और शिवसेना के राज्यसभा के मेंबर को वोट दिया। एमएलसी जब बना, एमएलसी का चुनाव हुआ, जो एमएलए को हक होता वोट देने का, जब भी शिवसेना और बीजेपी के लोगों को इन्होंने वोट दिया। यहां कौम मिल्लत की दुआई दी गई, वोट ले ली गई, जज्बाती बातें नौजवानों को बोली गई, जज्बात में लाया गया, वोट ले चले गए, 5 साल कोई पता नहीं। ये आप लोगों को और ये शहर की आवाम को समझना चाहिए। लेकिन वो कुछ सालों के अंदर टूट जाती है और बिखर जाती है। और जो लोग मजबूती से, जो लोग अपने समाज का सोचते हैं, जो लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, वो जमात हमेशा कामयाब होती है। लेकिन आज हम लोग यहां पर सर जोड़कर आप लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा मुस्तकबिल के लिए, जमात के अराकीन के लिए, जमात के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं समझता हूं सबसे बड़ा कदम और सबसे अच्छा कदम आज आप लोगों ने उठाया है। मैं मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को। यह बात बिल्कुल सच है कि हमारी मुलाकात इलेक्शन से पहले हुई जिम्मेदारान के साथ, और उस वक्त जिम्मेदारान की यह डिमांड थी कि एक जमात खाना अल हिंद कुरैश जमात का होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, जमात खाना तामीर होना चाहिए, ताकि जमात के लोगों की शादी और शहर के लोगों की शादी ब्याह और प्रोग्राम वहां पर होता रहे। और जमात के जिम्मेदारान उस वक्त जब मेरे पास आए तो मैंने यही वादा किया था कि मैं आचार संहिता लगने से पहले पहले आप लोगों का जमात खाने की मंजूरी लाकर दूंगा। और देखो, फारूक कुरैशी साहब और बाकी साथियों की एक हिकमत अमली थी कि जमात खाने के लिए जो ठहराव लगता है, जो जमीन लगती है, शेख रशीद साहब के हयाती में, शेख रशीद साहब जब मेयर थे उस पीरियड में वो ठहराव मंजूर किया। मैंने जिस हिसाब आप लोगों से जो वादा किया था, हुकूमत का 100% फंड गवर्नमेंट से मैंने मंजूर करवाया
और 75 लाख रुपया जमात खाने के लिए फंड मंजूर करवाया और उसका जो जीआर, उसकी मंजूरी की कॉपी जिम्मेदारान को बुलाकर मैंने हाथ में सौंपी। अब ये कहां बनने वाला है आप लोगों को पता है। महाद मिल्लत के बाजू में जो ओपन स्पेस है सर्वे नंबर 130 का, मैंने भी अखबारात के अंदर पढ़ा कि वहां पर जॉगिंग ट्रैक बनने वाला है। जॉगिंग ट्रैक बने, हमें कोई दुश्वारी नहीं, बनना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कमिश्नर ने मंजूरी देते वक्त कम से कम यह सोचना चाहिए था कि कोई ठहराव वहां पर मंजूर है। तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठहराव भी मंजूर है और उसी जगह के ऊपर हुकूमत महाराष्ट्र ने जो कमिश्नर के गॉडफादर वहां बैठे हैं मंत्रालय में, उन लोगों ने उसी जगह के ऊपर मंजूरी दी है। तो हुकूमत बड़ी है, कमिश्नर बड़ा नहीं है। उसका एग्रीमेंट, उसका कब्जा पौती, वो तमाम ही कानूनी मंजूरी हम लोगों ने 90% ले ली है और 10% जो उसका पेपर वर्क रह गया है, तो आप लोग फिक्र मत करो। वो फारूक कुरैशी और मेरे, हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम लोग वो आप लोगों को पूरा एग्रीमेंट, कब्जा पौती, भाड़ा पौती, जो थोड़ा काम रह गया है वो मुकम्मल करके आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। आप लोग फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फारूक कुरैशी साहब, और आप लोग की डिमांड है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि 75 लाख रुपए से वॉल कंपाउंड भी बनाना और शादी हॉल भी बनाना है, मैं मानता हूं कम है। लेकिन आप लोग इत्मीनान रख के अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस इलेक्शन के अंदर मुझको कामयाब करे। आप दुआ करें अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह वो 75 नहीं और हम 1 करोड़ मंजूरी लेके आएंगे। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं फंड की। और 15 करोड़ है अपने पास, 15 करोड़ में से मैं और बढ़ा के भी दे दूंगा। कोई नई मंजूरी लाने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखो। और मैं तमाम ही बिरादरी के नौजवानों से, जिम्मेदारान से कुछ मशवरा देना चाहता हूं इस मीटिंग के अंदर कि जमात खाने तक हम लोग महदूद ना रहे, जमात खाने तक महदूद ना रहे। सर की मैं बातें सुन रहा था, सर मेरे ख्याल है भुसावल के पास रावेर फैजपुर में ना, यावल में मुलाकात हुई थी। मेरी नुमाइंदगी अगर आपको देखना है, कल मेरी स्क्रीन की गाड़ी निकलने वाली है। मैंने क्या क्या काम किया, क्या असेंबली में आवाज उठाया, कौम के लिए क्या किया, चौक चौराहों पे घूमेगी, आप देख लेना, वहां खड़े रहेगी। मैंने आवाज उठाया होगी नहीं 5 साल, तो इसको नुमाइंदगी बोलते हैं। आज क्या हो रहा है मुल्क के अंदर आप देखिए, आप समझिए। अतीक अहमद को मार दिया गया, दोनों भाइयों को, मुख्तार अंसारी को, शाहबुद्दीन साहब को, बाबा सिद्दीकी साहब को। कैसे गए लोग बताओ मुझे? नेचुरल मौत मरे क्या? कुदरती मौत हुई क्या उनकी? अतीक अहमद, उनके भाइयों को गोली मारी गई कोर्ट के अंदर। शाहबुद्दीन साहब का क्या हुआ आपको पता है, जेल में। मुख्तार अंसारी साहब का क्या हुआ, बाबा सिद्दीकी साहब का क्या हुआ। भारतीय